हो गया। अभी साउंड आ रहा है? हेलो, वॉइस चेक। ऑफलाइन में तो आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में भी ठीक है। ठीक है, हाँ, राजेश कुमार, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिक्स से ही चल रहे हैं। जिन लोगों को पहले से किया हुआ है वो आप लोग रिवाइज करते जाएंगे साथ में, धीरे धीरे करके लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ, तो मधेपुरा और किशनगंज वाली बात हो गई थी। मधेपुरा टॉप पे है, किशनगंज सेकंड पे है। और जैसे कहा भी जाता है, दंगल मूवी में शायद था कि सेकंड रैंक को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर बिहार में ऐसा है कि सेकंड रैंक को भी इम्पोर्टेंस कभी कभी देते हैं। जैसे कि अगर यही मधेपुरा वाला के केस में किशनगंज हो गया, और अभी तो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल ला के एक कौन है शूटर, तुर्की के, जो बिना लेंस और कान में कुछ लगाए हुए सिल्वर मेडल जीत लिए। कोई दानिक करके हैं, तो आप लोग देख लिया, यूसुफ दानिक या ऐसा कुछ करके नाम है, ठीक है। तो वो काफ़ी फेमस हुए, वायरल भी हुए, मतलब आप लोग सब ने फोटो तो देखा ही होगा। हाँ, टर्की या अभी नया नाम तुर्की है। सिल्वर ही। ये वाला कर लिए क्वेश्चन। क्या है आंसर? मतलब आप लोग अभी तक PYQ या तो किए नहीं है, और किए हैं तो ऑफिशियल आंसर की से मिलाया नहीं। ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर है अम्मापाली। देखिए, ये कहलगांव और पिरपैती दोनों भागलपुर में हैं। यहाँ पे आपका थर्मल पावर प्लांट वगैरह है, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ था। पर जब हम लोग ज्योग्राफी में भी ट्रांसपोर्टेशन वाला देखेंगे तो एक रेलवे का मैप हम आपको भेज देंगे, उसमें अम्मापाली लास्ट में है। पर ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने का ये मकसद नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पे भी कवर होते हैं। ये है कि ये क्वेश्चन वाइड बॉल टाइप है या नो बॉल टाइप है, बैट उठाने के लिए है। तो बहुत लोग इन दोनों में से टिक करते हैं, पर अम्मापाली तो लगता है तेलंगाना में है, पर वो एक्चुअली में बिहार में ही है। और ये जो भागलपुर से ये मिर्जा चौकी कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा, ठीक है, क्योंकि भागलपुर से झारखंड आपका टच करता है, वेस्ट बंगाल नहीं टच करता है। ये इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आप लोग भी जब भी आप लोग आंसर्स करें, कहा जाता है कि चारों ऑप्शन को एनालाइज कीजिए या फिर क्वेश्चन पे समय व्यतीत कीजिए। यही होता है। अगर भागलपुर है तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि भागलपुर से जब ट्रेन लाइन निकलती होगी तो कौन से स्टेट में जाती होगी। तो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है वेस्ट बंगाल में है या फिर झारखंड है, तो फिर से सोचिए कि कटिहार दोनों का कॉमन है, तो भागलपुर तो झारखंड से ही जाएगा। मतलब इस तरीके से जब आप अलग अलग तरीके से सोचते हैं तब आपका अंडरस्टैंडिंग या फिर जो विजुअलाइजेशन है और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, हॉल्ट है, बिल्कुल। इतना छोटा, तो यही अब हाँ, ये देखिए आंसर अम्मापाली है। कहा भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट राइट इसलिए नहीं है कि वो सही है, वो इसलिए राइट है क्योंकि वो फाइनल है। तो कई बार फाइनल जो अथॉरिटी होता है वहाँ पे आपको, और 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए, इतना आपका तैयारी का लेवल इतना आप होना चाहिए कि 5 क्वेश्चन आप
गलत हो भी तो कोई दिक्कत ना हो, ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। देखिए मतलब एक्चुअली में ये माइंडसेट होना चाहिए कि 5 या 10 नंबर ऊपर जब आप कट ऑफ का टारगेट लेकर चलेंगे, जनरली हम जिस समय हम खुद एग्ज़ाम देते थे या फिर जो स्टूडेंट्स अभी निकाल रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं तो यही पता चलता है कि माइंडसेट जो है वो यही रहता है कि मैक्सिमम करना है और निगेटिव मार्किंग रिड्यूस करना है, ये नहीं रहता है कि कट ऑफ पार करना है। वो माइंडसेट धीरे धीरे करके आप तैयारी इतना ऊंचा कीजिए कि कट ऑफ क्लियर करने वाला माइंडसेट एग्ज़ाम के पहले नहीं आए, एग्ज़ाम के बाद ऑटोमेटिक हो जाए। वो वाला लेवल धीरे धीरे करके आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अच्छा मतलब कोई है यहाँ पे जो पहले प्रीलिम्स निकाले हैं? हाथ रेस करें। कौन सा वाला? 64। और कोई हैं? 67 और 68 69 बोथ। तो जो अभी चीज़ हम बोले, क्या ये आप लोग इस मतलब ये महसूस होता है आप तीनों से? ये सवाल है कि आप लोग जब एग्ज़ाम, और लोगों का भी जिनका 1-2 नंबर से अगर छूट रहा है, एग्ज़ाम में आप लोगों का माइंडसेट क्या रहता है? कट ऑफ क्लियर करने का या फिर मतलब आप थोड़ा सा फियरलेस होकर जाते हैं? क्या रहता है मतलब आप अपना शेयर करेंगे माइंडसेट? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। नहीं, कट ऑफ क्लियर, हाँ यही चीज़ है। और आप लोग कोई शेयर करना चाहते हैं मतलब पेपर अटेम्प्ट करने से पहले? हाँ आप बोलिए। हाँ ये निगेटिव मार्किंग के कारण दिक्कत होगा, पर यहाँ पे माइंडसेट वही रखना है कि 130 135 मतलब 130 के रेंज पर आप अटेम्प्ट को ले जाने का कोशिश कीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक्यूरेसी के चक्कर में 110 ही करके आए, ठीक है, थोड़ा सा तो बढ़ा के चलना ही चाहिए, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रोडवेज के संबंध में, जो आपका काशीपुर कोलकाता एक्सप्रेस वे है, इसको NH स्टेटस मिला है 139V, ये नया NH वाला है और जो नंबरिंग सिस्टम है। और यहाँ पे उस रोडवेज पर एक तरफ चांद नाम का जगह है और एक तरफ संग्रामपुर। ये एक मतलब बिहार में उत्तर प्रदेश के पास में चांद और झारखंड के पास में संग्रामपुर, तो ये उसका एंड पॉइंट्स हो गया एक तरीके से। तो मतलब न्यूज़ में इस तरीके से लिखा हुआ था कि बिहार में चांद से लेकर संग्रामपुर ये वाला NH जाएगा, ठीक है। तो नया NH बना है, काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे को NH का स्टेटस मिला है। तो जस्ट एक प्रेडिक्टिव एक पॉइंट है, आया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। क्लियर है? हाँ ऑनलाइन में भी 68 69 बोथ। अनामिका कुमारी गुड। राजेश फिर अब ठीक है, वीडियो ठीक है। ये आपका झारखंड, ये वेस्ट बंगाल तो इसलिए लिखा हुआ है कि काशीपुर से कोलकाता तक जाएगा ना, तो ये रोड का काशीपुर उत्तर प्रदेश में है मतलब आपका, और फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल, इसीलिए लिखा हुआ है। हाँ क्या कुछ पूछ रहे थे कोई? परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना टारगेट लेके चलना चाहिए? देखिए प्रीवियस 91 92 गया था, 91 हाँ वही 92 आप मान के चलिए। तो एग्ज़ाम क्लियर करने का सिंपल सा माइंडसेट है कि जो सेक्शंस है, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये 4-5 जो सेक्शंस हैं, इसमें आपका क्वेश्चन समग्रता में ज़्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए, सही होने का। और जब आप वो लेवल धीरे धीरे करके अटेंड करेंगे तब कट ऑफ के आप क्लोज जाने लगेंगे। और दूसरा चीज़ है कि एक लो हैंगिंग फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो सबको आएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस अगर आप धीरे धीरे करके गलत करना कम कर दें, कोई ऐसी मैगजीन है 1-2 या फिर कोई बुक्स है फेमस
जो कि सब लोग पढ़ते हैं, उनमें से अगर क्वेश्चंस आया तो वो जब आप कम गलतियां करने लग जाएंगे तब फिर आपका कट ऑफ से निर्भरता ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर सही करेंगे तो सब सही कर, मतलब ज़्यादातर लोग सही कर रहे होंगे, आप गलत कर रहे होंगे तो ज़्यादातर लोग अच्छे वाले कैंडिडेट्स गलत कर रहे होंगे, तब जाके वहीं पे कट ऑफ बनेगा जहाँ पे आपकी तैयारी है उसके 5-6 नंबर नीचे कट ऑफ बनना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला तरीके से जब आप अप्रोच करिएगा एग्ज़ाम को तब जाके कंफर्टेबल हो जाइएगा। कितने लोग ये बात को मतलब अगर अभी तक आपके लाइफ में वो स्टेज नहीं भी आया है लेकिन कितने लोग समझ पाए इस चीज़ को? क्लियर है? इसको आप लोग अटेंड कीजिएगा जब धीरे धीरे करके। ये अटेंड करने का सिंपल सा तरीका होता है, पूरा PYQ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होना चाहिए, एरर कम होने लगना चाहिए दूसरों के कंपैरिजन में। यूपीएससी में तो एक तरीका होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोचिंग का नाम ना ले तो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर यूपीएससी में हैं तो उनका जो टेस्ट सीरीज़ होता है उस टेस्ट सीरीज़ में एक रिलेटिव रैंकिंग का सिस्टम पर क्वेश्चन होता है, जो जैसे मान लीजिए 16,000 20,000 का सिर्फ प्रीलिम्स का टेस्ट है, उसका सॉफ्टवेयर एनालिसिस रहता है, उसमें आपने जो क्वेश्चन गलत किया वो कितने प्रतिशत और लोगों ने भी गलत किया। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन था जो आप गलत किए और ऑल इंडिया वहाँ पे एक हुआ जिसमें कि मान लीजिए कि 50,000 लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया, अगर मान लीजिए 70% लोग वो क्वेश्चन गलत किए, आपने भी गलत कर लिया, उस क्वेश्चन को लेकर आपको उस क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। पर आपने कोई गलत कर दिया पर 70% लोगों ने सही किया, वो क्वेश्चन आपका सही होने के लिए आपको स्ट्रगल करना है, आपको रात को नींद नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ पे सॉफ्टवेयर के मतलब हेल्प से आप यूपीएससी में पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अगर PYQ से आया हुआ है तो गलत नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं पे अगर ऐसा सॉफ्टवेयर एनालिसिस मिलता है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बस समराइज़ कर लेते हैं। ये जनरली सारी किताबों में रहता है, हम भी रिवाइज करवा देते हैं। ऑफिशियल नेम क्या है? बिहार, कैपिटल पटना। फाउंडेशन कब इसकी स्थापना हुई? तो 1912 एज बिहार उड़ीसा प्रोविंस। इसका नोटिफिकेशन कब आया? 22 मार्च 1922 को। ये आपका 22 मार्च बिहार दिवस वाला ये एक डेट इम्पॉर्टेंट है। इस समय पे बिहार में बहुत सारी जगह पे फंक्शन भी रहता है, हर जिला में फंक्शन रहता है। उसके बाद ह्यूमन चेन वगैरह बनाना, मानव श्रृंखला बनाना, कोई भी अगर 7 निश्चय का प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें, बाल विवाह रोकना, शराबबंदी के खिलाफ, ये सब चीज़ें 22 मार्च के आसपास में उस समय के न्यूज़पेपर में भी हाईलाइटेड रहता है। ये 22 मार्च है। इससे पहले भी एक आप डेट याद रख सकते हैं, 12 दिसंबर वाला। ठीक है, मतलब 1911 में जब दिल्ली दरबार में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं। फिर आप आ जाइए इफेक्ट, ये कब से क्रियान्वयन में आ गया? तो 1 अप्रैल 1912 में। पहला डिवीज़न कब हुआ? 1936। यहाँ पे भी डेट वही है। दूसरा डिवीज़न 2000 में। और ये वाला डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर। बहुत लोग 1 अप्रैल देखकर यहाँ पे भी 1 नवंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको 15 नवंबर याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू। ये आपका कौन से साल में दर्जा मिला है इसको, राजभाषा का उर्दू को? तो 1984 में। ठीक है, इससे दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट होता है, पढ़ लीजिए ऑनलाइन भी।
दोनों ही क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में आया है, आपको ध्यान है? अच्छा ठीक है, ऑनलाइन भी सब लोग पढ़ लिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन, या फिर एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? इसमें बी और सी में, बी के साथ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बॉम्बे, बॉम्बे के साथ कितने लोग हैं क्लास में? 1 2 3 4 5 6 7। आप? नहीं, अभी काउंटिंग हो रही है, बाद में तो रहस्योद्घाटन होगा ही। 7 लोग 1912 के साथ हैं अभी, और सॉरी, और 1936, बाकी लोग पता नहीं, वो वोटिंग में चलता है ना, पता नहीं, भाड़ में जाए, वो वाला कैटेगरी भी है क्या यहाँ पे? मतलब इसमें भी कुछ लोग हैं, पर बहुत सारे लोग नन ऑफ द एबव वाला भी वोट कर रहे हैं, मतलब पता नहीं वाला है, या फिर नॉट डिसाइडेड। नन ऑफ द एबव नहीं है, वो नॉट डिसाइडेड वाले कैटेगरी में है। ठीक है, नॉट डिसाइडेड, अभी निर्णय नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर है तो देखिए, ये चूंकि 64वीं बीपीएससी में ही एक ही साथ क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो वहाँ पे वो लोग जो भी माइंडसेट लेकर चल रहे हों, पर आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, 22 मार्च 1912 वाले के हिसाब से। हाँ, प्रदेश, प्रदेश, हाँ, तो प्रदेश, यही चीज़ हम अभी बताने ही वाले थे। क्लास में आप साथ में आपको बता ही देते हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पर प्रोविंस है और प्रदेश, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पर राज्य है। ये क्वेश्चन पेपर 64वीं बीपीएससी, मान लीजिए कि 20 पेज पहले ये आया था, 20 पेज बाद ये होगा, पर आपको अगर कन्फ्यूज़न हो गया एक साथ देखने के लिए, तो आज़ादी से पहले शुरुआत में स्टेट्स के नाम, प्रदेश का नाम कैसा रहता था? यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, इस टाइप का नाम सब रहता था। तो आप ऐसा समझिए, प्रदेश जो है वो बड़ी संकल्पना है, और राज्य जो है उससे थोड़ी छोटी संकल्पना। इस तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा बहुत करेक्ट ना भी हों, पर यहाँ पे भाव जो एग्जामिनर का है वो यही है कि प्रदेश वाला जो पार्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश, सॉरी, उड़ीसा भी साथ में ले लेंगे, और जब राज्य वाली बात होगी तो जब उड़ीसा से भी अलग हो गया तब वाला आप ले लेंगे। तो बहुत सारे फेमस पब्लिकेशंस में भी अभी तक ऑफिशियल आंसर की के बाद भी बहुत जगह पे दोनों का ही आंसर 1912 लिखा हुआ मिलता है, पर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से प्रोविंस जो है 1912 में। और याद भी रखने का ट्रिक बता देते हैं, पहले समय में जैसे यूपीपीसीएस, वो क्या है? यूनाइटेड प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यूपीपीसीएस ऐसे करके था। तो या फिर यूपी आर्म्ड कांस्टेबलरी जो होता था, वो सब नाम वहाँ से ही आ रहा है।
ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस ये सब क्लियर है। अब याद रहेगा क्या लोगों को? हाँ हाँ, तो कोई डाउट है क्या कि अच्छा वहाँ पे बोले? देखिए, जब यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, एग्ज़ाम में जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि आपका पुराना जो समझ है उससे आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वर्तमान समझ इस पेपर में क्या वो चाह रहा होगा, इस दोनों में अंतर क्या हो सकता है। तो प्रदेश और राज्य, प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा बड़ा ले लें तो वो आपको 1912 वाला ले लीजिए, और राज्य को अगर थोड़ा छोटा ले लें तो फिर आप बिहार वाला ले लीजिए। हाँ, वो तो गूगल बाद में आएगा ना, कोई उसमें डेटा एंट्री करेगा तभी बाद में सर्च करके वो भी आएगा, मतलब हाँ अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने आंसर ये दे दिया है टेक्स्ट बुक में। करेक्ट, तो आप इसीलिए तो क्लास कर रहे हैं ना, मतलब टेक्स्ट बुक में सब कुछ सही हो तो फिर क्या फ़ायदा है क्लास करने का? नहीं नहीं, ज़्यादातर गलत नहीं रहता है, पर हम जानबूझ के क्लास में डिबेटेबल क्वेश्चंस ही उठा रहे हैं। टेक्स्ट बुक नो डाउट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है, पर ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर है वो चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए, ताकि कभी अगर नया क्वेश्चन आए और यही आंसर्स आप अगर करेक्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन कहीं पे गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? टेक्स्ट बुक तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सारा टेस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा नहीं नहीं, वो ऑनलाइन माध्यम है, तो यहाँ पे यही चीज़ है सेपरेट। यहाँ पे बस आप इसको वो स्लाइड के बाद आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, 1912 प्रोविंस, 1936 स्टेट, 1912 प्रदेश, 1936 राज्य। आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो उस समय भी आप लैंग्वेज पढ़ के समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। और यहाँ पे यही चीज़ है कि इंग्लिश और हिंदी वर्जन में भी बहुत अलग अलग वर्ड्स यूज़ किया है, और बहुत सारे पब्लिकेशन में भी अभी भी गलती चल रहा है, जैसे आपका टेक्स्ट बुक। चलिए अब आ जाते हैं स्टेट एम्बलम क्या है। राजकीय चिन्ह बैल कहाँ से हो गया? कोई नीचे देख कर हमको लगा कोई नीचे देख ही रहा था। चलिए, स्टेट एम्बलम आपका क्या है? बोधि ट्री या फिर राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। ये देख लीजिए, यही है हमारा सिंबल। ये क्या है, कौन सा सिंबल है? हाँ, ऑनलाइन भी आप लोगों का सी डी चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा सिंबल है? बोधि ट्री के नीचे वाला, अरे जोर से बोलिए। स्वास्तिक। ये स्वास्तिक और नाजी सिंबल में क्या अंतर होता है? हाँ, किन्हीं को कुछ और आइडिया है? किनको उल्टा लग रहा है? कौन बोले उल्टा? अच्छा, देखिए ये चीज़ बस हल्का सा 45 डिग्री पर टिल्ट है, थोड़ा सा बस टेढ़ा है, तो ऐसा ही थोड़ा सा टेढ़ा है, स्वास्तिक ही है पर थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि हिटलर भी आर्य रेस से ही ट्रेस करते थे ना, तो कहीं हो सकता है कि वहाँ से ही सिंबल का कॉमन ओरिजिन हो, तो वो थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दिए। पर इसका अभी खामियाजा भारतीयों को कैसे भुगतना पड़ता है? अमेरिका, इजराइल, ये सब जगह पे अगर दिवाली में अपने बाहर घर के अगर ये लगा दिए तो उनको लगता है ये लोग हम लोगों को तंग मतलब चिढ़ा रहे हैं दिवाली पे या फिर कोई भी और समय पे, तो उनको बताना पड़ता है वी आर कल्चरली डिफरेंट,
और हम लोग बहुत सहिष्णु लोग हैं, और हमारा सिंबल और उनके सिंबल में 45 डिग्री का या 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो इतना क्लैरिटी से, नहीं तो फिर आप पर अटैक हो सकता है वहाँ पे, ठीक। स्टेट एनिमल क्या है? ऑक्स, या फिर कहीं कहीं पे गॉड लिखा हुआ रहता है, वो भी बैल का ही एक है, बोस इंडिकस, ये इंडिकस, ठीक है। ऐसे करके ये साइंटिफिक बाइनरी नेमिंग सिस्टम है, कभी आ गया तो ठीक, बोस इंडिकस। ये सब पे तो कई बार डिबेट भी रहता है, खैर अभी नहीं जाते हैं उस डिबेट में। स्टेट बर्ड क्या है? गौरैया या फिर पैसर डोमेस्टिकस। ये डोमेस्टिकस बस याद रखिएगा, ठीक है। डोमेस्टिकस घर के, ये लोग आराम से घर पे भी आते हैं, तो इसीलिए डोमेस्टिकस। स्पैरो डे कब मनाते हैं? 20 मार्च, जस्ट हमारा बिहार दिवस से 2 दिन पहले। तो जैसे कबूतर स्वतंत्रता वगैरह पे उड़ाया जाता है, वैसे ही 2 दिन पहले स्पैरो लाए और 2 दिन बाद उड़ा दिए। हाँ, इमेजिन करने के लिए है, कल्पना कीजिए। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, हमको बता दीजिएगा अगर। हाँ, तो स्पीसीज मेल फीमेल में बदल थोड़ी, या होमोसेपियंस मेल फीमेल में बदल जाता है क्या? मेल फीमेल में होमोसेपियंस बदल थोड़ी जाता है, नहीं, होमोसेपियंस ही रहता है। होमोसेपियंस मेलांसिस और होमोसेपियंस फीमेलांसिस नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, बोस इंडिकस ही होगा, ठीक है, काउ हो या ऑक्स हो। फिर उसके बाद स्टेट बर्ड, हाँ ये चीज़ हो गया। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड या फिर कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, ये ऑफिशियल काम के लिए फूल का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑफिसिनालिस बस याद रखिएगा। स्टेट ट्री क्या है? पीपल है। रिलीजियस पर्पस के लिए भी ये होता है। तो देखिए, जो ये आपका जीनस है, ये आपका स्पीसीज़ है, तो स्पीसीज़ का नाम जो है वो लोकल से लिया जा रहा है। रिलीजियस पर्पस के लिए होता है तो रिलीजियोसा, ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो ऑफिशियनालिस, ऐसे कर करके आप याद रख सकते हैं। और स्टेट फिश क्या है? तो मांगुर, क्लैरियस, बतराचूस। ये बतराचूस हो सकते हैं, बतरा साइंटिस्ट होंगे, उनके नाम पर होगा। अच्छा ठीक है, वो हम चेक करके आपको बता देंगे। फिर उसके बाद वो भी देख लीजिए, गॉड है कि ऑक्स है, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब मांगुर, यहाँ पे आपका, हमारे यहाँ की मछली भी IAS बनना चाहती है, ठीक है, मतलब ऐसे करके याद कर सकते हैं। क्लियर IAS, क्लैरियस, बतराचूस, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि जब मछली जब IAS बनना चाहती है। स्टेट सिंबल के नीचे क्या पैटर्न बना है सर? अच्छा, ये वाली चीज़, ये भी हम पढ़े थे, अभी उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ तो भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हाँ, वो हम आपको देखकर बता देंगे, बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से ये चीज़ें, एक एक चीज़ का महत्व है, ठीक है। किसी को पता है क्लास में ये वाला सिंबल क्या है, या ऑनलाइन जो पूछ रहे थे? ये पैटर्न भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हाँ, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये अभी तक पूछा नहीं है, पर या फिर कहाँ पर बोल रहे हैं? हाँ, उर्दू में बिहार लिखा हुआ है, ओके। तो यही चीज़ है, एक मतलब इंक्लूसिव बनाया गया है कि हमारे कल्चर में उर्दू नाम को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, राज्य का जो गीत है, ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, मतलब इसी टाइप का चीज़ की सिंबल के नीचे वाले पार्ट में क्या है।
ठीक है, तो आप बोधी ट्री से अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। अब राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। ये कंठहार क्यों है? क्योंकि जो बिहार का पूरा हिमालय के नीचे जो पूरा माला जैसा स्टेट्स है ना, जम्मू कश्मीर से शुरू और लद्दाख, फिर उसका हिमाचल, फिर उत्तराखंड, बिहार, यूपी, बिहार, ऐसे करके तो एक हार जैसा बन रहा है। तो इसीलिए भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। ठीक है, तो वो कंठहार वहाँ से आ रहा है कि बिहार भी एक माला या हार का, कंठ की माला का एक हिस्सा है, जो हिमालय वाला जो पूरा विजुलाइज आप कर सकते हैं। मान्यता 2012 में दी गई। गीतकार सत्यनारायण हैं, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। यहाँ पे अगर आप ऐसे ही ध्यान दें, सब भगवान के नाम हैं। सत्यनारायण पूजा भी होती है, विष्णु जी हैं और शिव जी हैं। तो इस तरीके से आप कभी अगर आ गया तो देख सकते हैं। गीतकार में सत्यनारायण और संगीतकार में खुद विष्णु जी और शिव जी हैं। ठीक। प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण करे नाज। मतलब यहाँ पे आपका ये प्रार्थना मतलब एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लिखा गया है कि आपकी रफ्तार जो है, या फिर आप एम कर सकते हैं कि सूरज से भी ज़्यादा, यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है, लगभग 3.8 इंटू 10⁸ रहता है ना मीटर पर सेकेंड, उससे भी ज़्यादा। तो वो कुछ यहाँ पे रेफरेंस है, प्रार्थना गीत उस प्रकार से है। ठीक है। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। शेप क्या है? रेक्टेंगुलर, आयताकार। ईस्ट टू वेस्ट का दूरी कितना है? 483 किलोमीटर। यही चीज़ आपका 483 BC, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन भी बता दिए, उर्दू वर्ड फॉर बिहार। ठीक है। फिर नॉर्थ टू साउथ में 345 किलोमीटर्स हो गया। एरिया 94163 किलोमीटर्स। ये इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी अचानक से पूछ देते हैं एरिया, 163 के जगह पे 613 बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ें लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। एरिया परसेंटेज वाइज कितना है? 2.86%, यानी लगभग 3% के आसपास पूरे भारत का एरिया है। बिहार का रैंक कितना हुआ है? 12वां। ठीक है, आप थोड़ा इधर आ जाइए अगर दिक्कत हो रहा है। क्लियर है? ये 12वां रैंक है। जब बिहार अलग हुआ, यानी कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस समय हम लोग का 12वां रैंक चल ही रहा था। फिर बीच में जब आंध्रा और तेलंगाना जब अलग हुआ तो फिर हमारा रैंक 2014 से लेकर 2019 के बीच में 13वां रैंक था। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर यूटी हो गया, जब उसका और लद्दाख जब डिवीज़न हो गया तो फिर हम लोग 12 पे आ गए। ठीक है, क्योंकि अब वो स्टेट के कैटेगरी में ही नहीं है। तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं ये स्टोरी बताए हैं, 12 ही हमारा रैंक है। बस बीच में 2014 से 19 के बीच में 14 में तेलंगाना अलग हुआ तो एक बिहार से बड़ा स्टेट आ गया, तो इसीलिए हम लोग 13th रैंक पे चले गए। फिर 2019 में कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, वो दोनों यूटी हो गए, तब फिर एक स्टेट हट गया तो फिर हम लोग फिर से 12 पे पहुंच गए। तो इसीलिए जो लोग भी आज क्लास देख रहे हैं, कभी भी अगर जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बन जाता है, एडिट हो ना हो, इमीडिएटली आपके दिमाग में ये होना चाहिए एग्ज़ाम के डेट से पहले क्या जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बन गया क्या, तो इमीडिएटली 12 को 13 कर लीजिएगा। ठीक है, उस समय एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। ठीक है, एरिया घट गया, पर कुछ जगहों पे हम खुद जब सर्च किए, आई थिंक कहीं कहीं वेबसाइट पर है प्लानिंग कमीशन या कहीं पे, कि पीओके के मिला के अगर जम्मू कश्मीर का अभी भी एरिया लेते हैं तो वो शायद बिहार से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब स्टेट बनेगा तो उस समय एक बार बस जाके जम्मू कश्मीर का एरिया उस समय देख लीजिएगा कि क्या चल रहा है। विथ पीओके एक जगह पे हम देखे कि लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर आ रहा था, कहीं कहीं पे कम भी लिखा हुआ रहता है, पर एक किसी वेबसाइट पे हम
प्लानिंग कमीशन वहाँ का JNK प्लानिंग कमीशन का वेबसाइट था, उस पर हम डिवीजन के बाद वाला भी एरिया देख रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए नहीं था, बस ये अलर्टनेस के लिए था। जिस समय भी होगा उस समय आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उस समय जम्मू कश्मीर का एरिया हम किस प्रकार से देखना है। ठीक है, अब आ जाइए, पॉपुलेशन कितना है? 10,44,93,452। गुड, तो फुल भी बताए क्लास में। और 10.4 करोड़ ये किस सेंसस के हिसाब से है? 2011 सेंसस के हिसाब से। हो गया है डेटा बहुत पुराना। ठीक है, तो इस बार नया कास्ट सर्वे का डेटा पॉपुलेट किया गया है, किसमें, मतलब बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका रेफरेंस है। और रैंक क्या है? तो यूपी और महाराष्ट्र मतलब थर्ड पे है, यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज, फिर महाराष्ट्र 2011 सेंसस के हिसाब से। तो एक बात बताइए कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग थर्ड पे हैं, तो लोकसभा सीट के हिसाब से हम लोग फोर्थ पे कैसे आ जाते हैं? क्वेश्चन समझे क्या? अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड हैं, तो लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स है, यूपी का कितना है? 80, महाराष्ट्र का कितना है? 48 या 48, बंगाल का कितना है? 42, बिहार का 40। हम लोग फोर्थ पे आ गए, जबकि लोकसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ है। तो हम लोग ये थर्ड और फोर्थ कैसे हो जा रहा है? कोई उसके आधार पे नहीं है। और कोई गेस कीजिए, कौन बोले पॉपुलेशन डेंसिटी? अच्छा, और कोई डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट? गुड, ऑनलाइन कोई? हाँ, सौरभ सही बोल रहे हैं, ऑफलाइन में भी यही आंसर आया है एक जगह से। 1971 का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था डिलिमिटेशन का, उसको फ्रीज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ताकि जो नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा था कि साउथ इंडिया से इतना आगे चला जाता कि पता चलता कि यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, यही 4 स्टेट मिलके हमेशा प्रधानमंत्री डिसाइड कर लेते। अभी भी यही चीज़ है, पर वो इतना ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 1971 के सेंसस पे इसको फ्रीज किए हुए हैं। ये कब फ्रीज हटाया जाएगा? 2026। इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाए और उसमें सीट बढ़ाए हैं, यही कारण है। क्योंकि 1971 उस समय से अगर डिलिमिटेशन करते, ऐसे ही बैठने का जगह नहीं था और दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो अब भले ही 2021 वाला जो सेंसस अभी नहीं हुआ है, जो जब भी हो उसके आधार पर फिर डिलिमिटेशन होगा 2026 में। आशा है कि अब चूँकि पार्लियामेंट में सीटें हैं तो हो जाए। एक चीज़ हो सकता है कि अगर बहुत प्रोटेस्ट हो तो मे भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके और कहीं 10 साल अगर बढ़ा दिए तो वो मतलब बात की चीज़ है। अभी के लिए 2026 तक फ्रीज है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बस थोड़ा सा करंट से कनेक्ट कर लीजिए। इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस कर देते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट डेटा लिखा देते आपको, पर ये बताना ज़रूरी है कि इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे अलग से ये डेटा दिया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
पढ़ लिए, बाकी हम साथ में डिस्कस कर देते हैं। देखिए हम चाहते तो सीधा डेटा लिखा देते, पर उससे लर्निंग में वाई इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तक आप लोग जो भी कास्ट सर्वे का डेटा देखे होंगे मार्केट में, वो कौन सी विभिन्न जातियाँ हैं, उनका परसेंटेज कितना है, ये चीज़ें उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड है कि कितना परसेंट किनका है। लेकिन जब कास्ट सर्वे आया था तब मेरे हिसाब से उस समय 67 का या 68 का किसी का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, हाँ कोई एक का इंटरव्यू चल रहा था। तब हम लोगों ने स्टूडेंट्स को स्पेशली बोला था कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कास्ट सर्वे पढ़ देखे हैं, बोलना है हाँ सर देखे हैं, कितना परसेंट है कौन सी जाति का, तो एकदम टप 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 सारा इतना परसेंट ऐसे नहीं बोल देना है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा बोलना है सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, शायद मैंने रफली देखा है कि ये जाति सबसे ज़्यादा है, परंतु मुझे एग्जैक्ट डेटा भी रिकॉल नहीं हो रहा है। ये इसलिए बोलना है ताकि उनको लगे कि बहुत ज़्यादा आप कास्ट वाइज नहीं सोचते हैं, जस्ट वो एक एंगल हम लोग दे रहे थे उस समय के लिए, नहीं तो उस समय सब लोग बहुत इंटरेस्टेड थे और याद भी कर लिए थे कौन कितना परसेंट है। तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पर यहाँ पे भी आप देखिए कहीं पे भी कास्ट का मेंशन नहीं है, कितना अच्छे से न्यूट्रल तरीके से डेटा प्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, परंतु इकोनॉमिक सर्वे ने कैसे डेटा प्रेजेंट किया है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन कितना है ये एस्टिमेट किया गया है, एस्टिमेटेड है, और कितना परसेंट से इंक्रीज़ किया गया, 25.6% यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया। और ऑल इंडिया से अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे आपका देख लीजिए कितना परसेंट से इंक्रीज़ हो गया, 8.6% से आपका 9.4% हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करके 1106 से 1388 हो गया है, और सेक्स रेशियो जो है वो 918 से बढ़ के 953 हो गया है, ठीक है। तो अब आप लोग अपने कॉपी में एक टेबल बना लीजिए और लिख लीजिए 2011-2023 बेस्ड ऑन कास्ट सर्वे। तो ऐसे कोई एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, एक बार जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से 1090 वाला डेटा पूछ लिया था सेक्स रेशियो का, मतलब जिसमें फीमेल ग्रेटर देन मेल वाला एक था 1090, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर मान लीजिए बिहार का थोड़ा सा डेटा पे नज़र रहता है, मान लीजिए NFHS 5 का डेटा आया, उसमें था कि महिलाएं जो है वो 1000 मतलब 1090 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे बिहार में, ऐसा NFHS 5 का असेसमेंट था। सेंसस के अलावा जिस साल NFHS 5 का ये डेटा आया था उस साल BPSC में पूछा था वो 1090 वाला। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यही डिफरेंस होता है पढ़ाई करने में, कहाँ से पढ़ें का इम्पोर्टेंस और क्यों पढ़ें। अभी आपको धड़ल्ले से बहुत सारे मैगजीन में कास्ट सर्वे का डेटा लिखा हुआ रहेगा, पर फिर उसमें आपको पता रहेगा कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में 1 डेटा, 2 डेटा, उसके बाद आपका 3 डेटा, 4 डेटा, 5 डेटा, ये 5 डेटा से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू कोई भी डेटा। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन को नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखते जाइए सब लोग। पॉपुलेशन ऑफ बिहार कितना है, तो 13 करोड़, यही वाला डेटा लिख लीजिएगा, 7,25,310 2023 में लिख लीजिएगा, और बगल में टेबल 2011 का बना लीजिए और वहाँ पे 10.4 करोड़ लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ रेट लिख लीजिएगा, वृद्धि दर, वृद्धि दर कितना है 25.6%, और 2011 सेंसस के हिसाब से कितना था 25.1। टेबल बना रहे हैं ना, 2023 और 2011। 2023 का डेटा एक तरफ 13 करोड़, दूसरे तरफ 10.4 करोड़, एक तरफ 25.6, एक तरफ 25.1,
उसके बाद बिहार पॉपुलेशन एज परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अभी 9.4, पहले 8.6। हाँ, कंफ्यूज नहीं हुई ये, हाँ करेक्ट है। 2000 अलग अलग है, पर कितना 11, एक 10 साल है, 11 साल है, इतना ही का ना। ठीक है, हाँ एक ही बात है। तो 2001 का कोई फिगर होगा, मान लीजिए ये 10 करोड़ है तो उससे 7.5 8 करोड़ होगा, तो 8 करोड़ से 10 करोड़ कितना बढ़ा, वो 25.1% होगा। ठीक है, क्लियर है। 2001 का जो डेटा होगा 10.4 करोड़ से कम वाला पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन तो 10.4 कितना बढ़ा, वो 25.1 होगा। ये रिकॉल करवा रहा है बस। ठीक है, हाँ ये एग्जैक्ट डिकेडल नहीं है, 11 साल का है। ठीक है, लेकिन आप लैंग्वेज भी तो देखिए। आप बहुत अच्छा किए, ये चीज़ पॉइंट आउट किए, पर यहाँ पे क्या लिख रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ इन द स्टेट रिमेन्ड हायर देन द ऑल इंडिया एवरेज, और ये वाला चीज़ को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद एज इट इंक्रीज 25.1%। 2001 मतलब पूरा लैंग्वेज पढ़िए कि ये इतना, इसीलिए हम जानबूझ के आपको कंफ्यूज नहीं किए, बस ये किए कि 17.6% 2001 से 11 का इंडिया का ग्रोथ था, उसी समय पर बिहार का ग्रोथ 25.1 था। ये तो आप लोगों को पता है, ये आज हम क्यों आपको दोबारा से बताएंगे, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज का नया डेटा क्या है कि 25.1% जो है वो अब 25.6% है। और जो आप फाइनल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वो फाइनल पॉइंट्स हम भी समझते हैं, परंतु इकोनॉमिक सर्वे से जब वो क्वेश्चन उठाएगा ना तो डायरेक्ट ये लाइन उठा लेगा, तो वहाँ पे फिर आपको इतना सोचना ही नहीं है। हम खुद डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं बैंगलोर में म्यू सिग्मा नाम की कंपनी में, तो उतना समझते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे यहाँ पे बेसिकली स्टेट सर्विस में आपको अगर कोई लाइन कहीं से सीधी उठ रही है तो वहाँ पे फिर एग्ज़ाम कंडीशंस में नहीं बहुत ज़्यादा सोचना, फिर भी। हाँ, अब आ जाइए लेटेस्ट ऑल इंडिया डेटा। क्लियर है, आगे लिखते जाइए। पॉपुलेशन डेंसिटी लिख लिए 1388 पर स्क्वायर किलोमीटर, और पहले का 1106 था। 6 रेशियो अभी का 953 है, पहले का 918 है। ठीक है, आपकी बात वैसे सही है, एप्पल्स ऑरेंज कंपेयर हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा लाइन कहीं पे था तो फिर आप आंसर अब में अगर सिमिलर दिखता हुआ लाइन अगर दिख गया, आँख बंद करके टिक कर दिया कि ये वहाँ से आया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। क्या 6 रेशियो 953, यहाँ पर 918 से हो गया है। चलिए आगे बढ़ें। गेट बैक टू द स्लाइड। हाँ, अब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है, शिवहर। एवरेज हाइट लगभग 53 मीटर के आसपास है। इससे आप वो कोसी वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। कोसी का जो 30 मीटर वाला एक क्वेश्चन आया था ना, कोसी प्लेन का हाइट कितना है। हाँ 69 69वीं में आया था। तो एग्ज़ाम कंडीशंस में आपके पास दो ऑप्शन था, या तो आप 30 मीटर मारते, नहीं तो नन ऑफ द अबव कर देते। ये सोचिए कौन जाके एकदम नापा होगा, लेकिन जनरली ई ऑप्शन अगर आप तभी करिए
जब लगे कि एकदम कोई उपाय नहीं है, और वहाँ पे क्लोज ऑप्शंस नहीं था। 30 वाले रेंज में 50 वगैरह था ही नहीं, डायरेक्ट 100 से ऊपर वाले थे, शायद 300 था, 30 था, इस टाइप के लैंग्वेज था। तो वो उस समय आप 30 करके आ जाते। लगभग एवरेज हाइट कोसी का, क्योंकि बिहार का ही पूरा एवरेज हाइट 53 मीटर है, तो वहाँ से आप 30 मीटर वाला आंसर कर लेते हैं। एवरेज रेनफॉल 112 सेंटीमीटर। ये आप डेटा बिहार इकोनॉमिक सर्वे का इस बार का देख लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में, एकदम अलग से आ सकता है इस बार एग्ज़ाम में, या फिर आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए हर चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आए ना, इस क्लास का महत्व जो है वो मेंस और इंटरव्यूज तक भी है। रेनफॉल कितना है बिहार में, तो सर 112 सेंटीमीटर ऐसे बता दिया आप, या फिर ऐसे बता सकते हैं सर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से पिछले 20 साल का जो डेटा लिया गया है वो औसत आता है 100.9 सेंटीमीटर। तब वहाँ पे आपका आंसर करने का तरीका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर जैसा हो गया। ये याद रखिएगा, ये जो 112 सेंटीमीटर है ये भी एवरेज है, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से एवरेज लास्ट लगभग 20 साल का 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 100.9। ये डेटा बस एक ध्यान, ये आज मिट क्यों जा रहा है पता नहीं। खैर जो भी है, थोड़ी देर तो हाईलाइट कर रहा है ना। चलिए, तो ये एकदम आज आईपैड जैसा हो गया लगता है, अपने आप थोड़ी देर में चला जाएगा। खैर छोड़िए। अब हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे है? किशनगंज, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। लास्ट ईयर यहाँ पर वेस्ट चंपारण था, ठीक है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आप जो 650-700 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, उसका लास्ट तीसरा या चौथा पेज पर ये पूरा डेटा दिया हुआ है, उसमें से आप निकालिएगा तो आपका 100.9 आ जाएगा, और ये सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। रुको देखने दो। आई थिंक 641 पे है शायद, 641। वो पेज नंबर नीचे में लिखा हुआ अगर देखिएगा तब उसके हिसाब से आएगा 581। ऐसे सोचिए ना, सीधा पीडीएफ के अंत में चले जाइए और 4-5 पेज पीछे आइए, अपेंडिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पे है? तो जहानाबाद। ये भी पहले अरवल था, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे में इस बार जहानाबाद दिया हुआ है। और हॉटेस्ट कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका, ये बहुत पहले से गया ही है। तो आप लोग कुछ डेटा लिख लीजिए जो इकोनॉमिक सर्वे से उठाए हैं। मैक्सिमम रेनफॉल अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 इज़, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा जो है 24, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो इस बार का है वो है किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, ठीक है। मतलब वेस्ट चंपारण कहीं है ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो ऐसा ना हो कि सोचिएगा कि वेस्ट चंपारण तो सेकेंड होगा, थर्ड होगा, ऐसा नहीं है, वो वेरी करते रहता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद पूर्णिया। थैंकफुली सारे पूर्णिया डिवीज़न के हैं, ठीक है, AKPK वाले ही हैं। ऑनलाइन भी लिख लीजिए। सबसे कम में सर जहानाबाद में कौन सा? हाँ, सबसे कम में जहानाबाद, उससे ऊपर बक्सर, उससे ऊपर अरवल। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया,
और सबसे कम वाले में जहानाबाद, उससे ज़्यादा बक्सर, उससे ज़्यादा अरवल। ठीक है, तो एक हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताए, एक हम आपको असेंडिंग ऑर्डर बताए, एक में आपको अवरोही बताए, एक में आपको आरोही बताए। ठीक है, और एक और बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में कि बिहार का जो ये वाला जो डेटा है ना 100.9, ये वाला डेटा लास्ट 20-21 साल का है, परंतु वहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है लास्ट ईयर का। वो लास्ट ईयर का डेटा है 84 तो ये लिख लीजिए 84.9 सेंटीमीटर। ठीक है, बोर्ड पर भी लिख देते हैं। कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं। ये 112 सेंटीमीटर किताबों में लिखा रहता है, एक बहुत एवरेज फिगर है ये 100.9 भी 20 साल का एवरेज है जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। अगर कोई पूछेगा पिछले मतलब जब हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ, जहानाबाद में सबसे कम हुआ, तो उसी समय बिहार में कितना हुआ? तो बिहार में उस समय 84.9 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ओवरऑल बिहार में। और बिहार के 38 ज़िले में से 13 ज़िले का रेनफॉल इससे ज़्यादा था। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि 13 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बिहार के एवरेज रेनफॉल जो पिछले साल का हुआ उससे ज़्यादा है, मतलब ये 84.9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? ये एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे से सीधा उठा के पूछा जा सकता है कि 13 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैड देयर रेनफॉल ग्रेटर देन द स्टेट एवरेज, या फिर 38 में से 13 जिलों का जो वर्षा हुई वो बिहार का जो औसत वर्षा था उससे ज़्यादा थी। ठीक है, वो औसत वर्षा कितनी थी? 84.9। मतलब बारिश कम हो रही है। आप ध्यान दे रहे हैं क्या? वर्षा कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज। तो अब बोलते हैं लोग कि डेटा कहाँ से लिखें? डेटा अलग से नहीं लिखना है, आपको लिखना है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं वर्षा का जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 100 सेंटीमीटर, उससे घट के पिछले बार की वर्षा मात्र 84 सेंटीमीटर के आसपास हुई थी। और इतना ही नहीं, सिर्फ 13 जिले ही इससे ज़्यादा हैं, बाकी में तो इससे भी कम है, यानी कि सूखा वाले चीज़ें होती है। इस तरीके से आप डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बातचीत में। ठीक है, हाँ, मेंस में आप इस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, ऐसे में भी इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही हुआ डेटा का इंटीग्रेशन आपका क्लाइमेट। हाँ, इसका कन्फ्यूज़न हम आपको क्लियर कर देते हैं। जब भी आपको इस टाइप का कन्फ्यूज़न हो तो क्या करना है, बजट कौन सा साल का है? बजट जनरली आता है करंट ईयर का और अगला साल लेकर 24-25। इकोनॉमिक सर्वे उससे एक साल पहले का 2023-24, और अमूमन इसमें जो डेटा रहता है वो उससे भी एक साल पहले का 2022-23 का रहेगा। तो अगर कभी कन्फ्यूज़न हो, इकोनॉमिक सर्वे में इससे पुराना डेटा भी हो सकता है, पर जनरली अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे में अगर कभी कन्फ्यूज़न होता है तो यही होता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे उसका डेटा एक साल पहले का, कहीं कहीं पे बजट के केस में ऐसा हो सकता है रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट सब कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पे और एक साल पहले और एक साल पहले 10 साल 20 साल का एवरेज भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो रेनफॉल का डेटा आपका इस समय का है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे में तो क्या करते हैं कई बार, मतलब उस टेबल में ही ऐसा दिया हुआ है, एक साल का पूरा रेनफॉल लेते हैं और एक साल का सितंबर तक का ही रेनफॉल लेते हैं। तो वो सितंबर वाला रेनफॉल नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपका ठंड वाले समय का रेनफॉल हुआ ही नहीं है। तो टेबल जब आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट 4th या 5th पेज पे, तो उसमें 2 टेबल दिया हुआ है। तो ये वाला जो डेटा सारा है वो फर्स्ट पार्ट से लिया हुआ है, क्योंकि सेकंड पार्ट में सितंबर तक का ही डेटा रहता है।
हाँ, लेकिन ये डेटा पुराना वाले का है, उसके हिसाब से लिया गया। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ये सारा डेटा 2000 रेनफॉल का डेटा सारा 2022-23 का है। ठीक, क्लियर हो गया पूरा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब थोड़ा बहुत बस रिवाइज कर लीजिए साथ में ही, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को आता भी होगा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 169 के अंदर। इसकी लैंग्वेज है इस आर्टिकल का एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले एबॉलिशन शब्द इस्तेमाल किया गया है, फिर क्रिएशन इस्तेमाल किया गया है इस आर्टिकल में 169। तो ये सब थोड़ा बहुत पॉलिटिकल टेक्निकलिटी हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? 243, काउंसिल में 75, लोकसभा सीटें हैं 40। यहाँ पे 4th रैंक का यही दिया हुआ है ये सारा चीज़ें, और 1971 सेंसस के हिसाब पे इस पर फ्रीज किया हुआ है। 5th नंबर पे कौन सा स्टेट है? किसी को पता है? बिहार के बाद कौन सा स्टेट है लोकसभा सीट की संख्या के मामले में? अच्छा, और किन्हीं को कोई गैस लेना हो? एक जगह से कर्नाटका आया और ऑनलाइन। यहाँ पे रैंक 4th है यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। इससे ज़्यादा आपका बिहार है, इससे कम बिहार। इसके नीचे कौन सा स्टेट है जहाँ पे 39 सीटें हैं? इसका आंसर वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब कभी कभी क्यूरियोसिटी में, अगर जनरली न्यूज़पेपर में कभी कभी रहता है कि ये सारे क्यों झगड़ा जो है हमेशा उत्तर प्रदेश में होता है नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में, फिर महाराष्ट्र में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है, तमिलनाडु में होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीत गए तो लगभग आप सरकार बना लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टकराव होता है। ठीक है, अब राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16, और लोकसभा में कितनी रिजर्व सीटें हैं? 6 है। ठीक है, उसके बाद स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए? तो 38 है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, और लास्ट में है कि सीटें जो रिजर्व हैं एसटी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली वो है 2। तो ऑप्शन में 40 भी था, तो 38 2 40 भी एक ऑप्शन था, पर उसका आंसर 38 था। हाँ, ऑनलाइन सही बोले सद्दाम, तमिलनाडु है। ये सब आप एग्जाम के पहले नहीं, बिहार विधानसभा में, लोकसभा में तो कितना 16, हाँ 6 ही है। ये 6 का आप मतलब रफली नाम भी याद कर सकते हैं, कौन कौन सा है? कोई गैस कर सकते हैं या फिर कोई बता सकते हैं? ये 6 बता सकते हैं कोई लोकसभा सीटें? बस 2 बच रहा है, थोड़ा सा और प्रयास करें। कोई हेल्प करना चाहेंगे इनका? क्या क्या बोले आप? हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया। हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया, और 2 बच रहा है। आप लगता है तुरंत मोबाइल देख लेते हैं। नहीं, आपके मोबाइल पे शाइन कर रहा है क्या? अच्छा हाँ, बिल्कुल वैसे ही करके करना ही चाहिए याद। हाँ, हाजीपुर और गोपालगंज। देखिए, ये अगर आपका मतलब व्यक्तिगत अगर अनुभव रहा कि जैसे आप उसी ज़िले से आते हैं या फिर चिराग पासवान कहाँ से लड़ रहे हैं, तो ये आपका सिचुएशनल अवेयरनेस हुआ। इसके हिसाब से आपका एटलीस्ट गया में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे एक सीट दे दीजिए गया में। फिर उसके बाद हाजीपुर से कौन लड़ रहे हैं? तो चिराग पासवान जी हैं, तो वहाँ पे एक सीट, ऐसे करके आप कर लीजिए।
हाँ, और समस्तीपुर में जैसे इससे पहले प्रिंस पासवान थे या प्रिंस, हाँ, तो प्रिंस जी थे, वो भी ये चिराग के रिलेटिव थे, मतलब कज़िन थे, तो उससे समस्तीपुर आप ध्यान में रख सकते हैं। बचा गोपालगंज और जमुई। हाँ, मतलब ये तो होता है, एक ही फैमिली में आ जाते हैं सभी। हाँ, और ये वाला जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट, ये आपका दो है, मनिहारी और कटोरिया, ठीक है। मनिहारी कटिहार में है और कटोरिया आपका बांका में है। ये एसटी के लिए सीट है। कौन सा सासाराम? हाँ, चलिए ये प्रश्न कर लीजिए सब लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, डिस्कस हो गया है क्लास में अभी। 67 कैंसल्ड पेपर में पूछा गया, सी मतलब कैंसल्ड। कोई ऐसे हैं यहाँ पे जिनका कैंसल्ड पेपर में निकल रहा था और फाइनली नहीं निकला, या फिर उल्टा कैंसल्ड पेपर में नहीं निकल रहा था फाइनल में निकल गया, मतलब ऐसा उस समय चल रहा था। एक्चुअली में तो धीरे धीरे तैयारी इतनी हो जानी चाहिए कि सब में निकले, ठीक है। दोनों में 2 मार्क्स का अंतर था। अच्छा, नहीं नहीं, दोनों में बोल रहे थे, लेकिन नहीं ये जो आप बताए ये एक्चुअली में सच्चाई है जो आप बोले, परंतु यही चीज़ उधर भी ट्रू है, सबका एक ही मार्क्स से हो जाता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप बोल रहे हैं क्या? मतलब कई बार क्या होता है कि लोग जब मतलब नहीं निकलता है तो किसी को बोल देते हैं या कोई बोल देते हैं कि 2 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, पर कोई ये नहीं बताता है कि मेरा 2 ही मार्क्स से हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो हो गया ना। एक्चुअली में वो भी एक सच्चाई है। कौन सा? हाँ, बिल्कुल, आर और पटना वाला ना आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन ये जो क्लास में हाईलाइट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कुंवर सिंह जो 1857 की लड़ाई में कहाँ से पार्टिसिपेट किए, एक ऑप्शन आरा था और एक ऑप्शन पटना था। हाँ, ये मतलब जहाँ जिसमें भी हो, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव ये है कि जब सब लोग आरा ही टिक करेंगे, वहाँ पे पटना देने का क्या मतलब है, और माना जा रहा है कि वो मेंटली आरा से जुड़ गए और फिजिकली पटना में जाके जुड़े। अच्छा, यही चीज़, तो जो भी है, तो मेरा यही कहना है वो एक एक प्रश्न से नहीं होना चाहिए। नंबर आपका 67 में आना चाहिए था 115, 118, ताकि 121, इस टाइप का नंबर आपका जब रहेगा उस रेंज में, तब फिर आप जाके कट ऑफ 113 शायद था। हाँ, उनको ज़्यादा जख्म है ना, तो याद रहेगा। मतलब जस्ट एक पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं कि जस्ट जो आपके नज़र के सामने से गुजरा है वहाँ पे आपको ज़्यादा याद रहता है, सबके साथ होता है। तो अगर आपका 113 कट ऑफ था 67 का, तो 117, 118, 120 के आसपास मार्क्स, मतलब हमेशा उस रेंज पे रहना है। 3-4 गलत होने के बावजूद, आरा वाला गलत छोड़ दीजिए, ऐसे करके 3-4 गलत होने दीजिए, तब भी जाके आपका 117, 118, 67 में होना चाहिए था। और अभी आपका 5-6 नंबर, जैसे 92 अगर है तो 97, 98 के आसपास होना चाहिए। हम एकदम 110 नहीं बोलेंगे, पर 5-6 नंबर सब कुछ गलत उलट होने के बाद भी एक मतलब अच्छे स्टूडेंट का होता रहता है, हो जाता है। तो इसका क्या आंसर है? ए 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कभी बाद में याद करेंगे तो यही आपके 6 हैं।
और ये आपके दो मनिहारी और कटोरिया वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी कुछ निमोनिक बना लीजिए, कभी भरोसा नहीं है, पूछ दें। देखिए बेस्ट तो रहता है कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें, जैसे उनको वैशाली याद है, किन्हीं को गया याद रहे। पर अगर कभी ऐसा याद करना है तो जी हाँ सज गया सासाराम, यहाँ पे जी गोहा है, मतलब गो सीसा है, गो कोरोना गो है, गोहा है, तो जी हाँ सज गया सासाराम, गो हाँ सज गया सासाराम, कुछ भी। ये सब है ना, एक एक मार्क्स के लिए फाइट करना उस समय के लिए है, और आपके पीपीटी में ही रहेगा। तो जी हाँ सज गया सासाराम, जी के जगह पे गो है। गोपालगंज जी हाँ गो हाँ सज गया सासाराम, ठीक है। अपने तरीके से भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। और मनिहारी कटिहार कटोरिया बांका, इसके लिए आप मतलब प्रैक्टिस से धीरे धीरे मनी कटी कुछ भी कर सकते हैं। लिख लिए क्या? आगे बढ़ें ऑनलाइन? हाँ तमिलनाडु ठीक है, अभी तक वहीं पर है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स सबको पता है, बस रिवाइज करवा दे रहे हैं। 9 38, सब डिवीजन कितने हैं? 101, प्रमंडल ब्लॉक कितना है? 534। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है सीडीपी, उसका संख्या है 544। तो सीडीपीओ वाला जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक्चुअली में आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस का जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चलता है बिहार में, वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्लस 10 है, 544, 534, मतलब ऐसे ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए। तो 534 है। कभी कभी इंटरव्यू में अचानक से पूछ देता है कि कितने सब डिवीज़न है, तो 134 मत बोल दीजिए, इसका और इसका मिला के, ठीक है। तो जस्ट क्लियर रहिएगा, सब डिवीज़न 101 है, ब्लॉक 534 है। ये पंचायत वाले में बहुत सारी बुक्स में 8387 रहता है, कहीं पे 8058 रहता है। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे में आपका 8406 दिया हुआ है। वैसे ये सब मतलब पूछता नहीं है बहुत ज़्यादा, पर आप चाहें तो किसी से भी बात हो ना, तो आप पहले लगा दीजिए हम कहाँ से बोल रहे हैं। हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बोल रहे हैं 8406 से। आप 8387 बोल रहे हैं, आप क्राउन के हिसाब से बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं हम, ठीक है। आप भी सही, हम भी सही। जब बीपीएससी पूछेगा तो उस समय देखेंगे ई ऑप्शन है या फिर, वो सब एक नंबर छोड़ने के लिए है। ये सब क्वेश्चन में एकदम यस 8406 ई ऑप्शन नहीं, ये सब क्वेश्चन है कि अगर गलती से ई ऑप्शन भी आ जाए तो वो एक क्वेश्चन आते हुए भी चला जाए, गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको पता था, फिर भी उनको मन था, न 8387 न 8406, 8058 पर वो ई कर लिए, उनको जाने दो, ठीक है। इतना मतलब दरियादिली एस्पिरेंट्स को ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 19 है। लास्ट जो जुड़ा है वो आपका सहरसा है। वो लास्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। देखिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बस 10-11 लाइन में बिहार का इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है, इतना ही है। और जितना अभी क्लास में अभी तक आपको पढ़ाए सब यहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे देखिए, ये सीडी ब्लॉक्स अगर दिया हुआ रहेगा ना तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि हम ब्लॉक्स पढ़े तो ये सीडी ब्लॉक्स क्या है। कोई बता सकता है सीडी क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था, बलवंत राय मेहता कमेटी वाला, पॉलिटी में कभी पढ़ते होंगे, उसका इवैल्यूएशन कर रहे थे, तो यही वो सीडी ब्लॉक्स है। और यहाँ पे पंचायत कितना है? 8406। कभी कभी पूछते हैं इंटरव्यू में पंचायत कितने हैं बिहार में, पूरे भारत में कितने पंचायत हैं, पूरे भारत में कितने ज़िले हैं, ये सब कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सीधा ही नाम ले लीजिएगा कि हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 8406 बोल रहे हैं, ठीक।
यहाँ पर है, ठीक। ठीक है, तो आप लोग मतलब PDF वगैरह यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वैसे हम आपको परम IAS के भी व्हाट्सएप पर भी आपको भेज देते हैं, परंतु कभी अगर मुझसे जुड़ना हो टेलीग्राम पे तो वहाँ पे भी हम ये सारा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। @ravisir7 आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कितना बच